Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, जैसे कि पहले मैं आपको लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा बनाया गया पेपर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण का 2021 का प्रैक्टिस पेपर पहला वाला अवधारणाओं के साथ सॉल्व करके लाया था, जिससे आपको निश्चित है कि उससे फ़ायदा मिला होगा और अवधारणाओं को समझने में आसानी हुई होगी, क्योंकि इसका जो पेपर है वो पूरे ऑल इंडिया में 12 नवंबर को होना है और समय भी अब बहुत कम बचा है, तो इससे आपको निश्चित है कि आसानी होगी सवालों में। तो इस वाले पेपर में जो दूसरा वाला जो प्रैक्टिस पेपर आया है मैथमेटिक्स का, उसमें 70 प्रश्न आए हैं और सभी के आंसर 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 में से एक उत्तर सही है। तो इन प्रश्नों को कैसे अपन को करना है, कैसे उनको समझना है, चलिए अपन लोग बारी बारी से उन प्रश्नों को समझते हैं। अभी मैं आपको पहले वीडियो में 35 प्रश्नों को सॉल्व करके यहाँ दिखाऊंगा अवधारणाओं के साथ, तो निश्चित है आपको आसानी होगी उन प्रश्नों को सॉल्व करने में, उनके सही विकल्प को चुनने में। तो ये पहला प्रश्न है कि एक घन की एक वर्ग फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ये अपन को बताना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक वर्ग, जो अपन जानते हैं कि यहाँ पे जो घन होता है वो वर्ग से मिलकर बना होता है, उसकी 6 फलक होती हैं, सभी वर्ग के डिज़ाइन की रहती हैं, वर्ग के आकार की रहती हैं। इसका मतलब एक वर्ग का जो फलक का क्षेत्रफल है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ऐसे ही अपन जानते हैं 6 फलक से मिलकर बना होता है, तो जब एक फलक का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर वर्ग है तो फिर 6 फलक का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नहीं 36 सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा इस पूरे घन का जो है क्षेत्रफल। तो यहाँ देख सकते हैं अपन लोग कि इसमें जो तीसरा वाला विकल्प है पहले प्रश्न का 36 सेंटीमीटर वर्ग, तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अपन लोग दूसरे वाले प्रश्न पे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि एक वर्गाकार कागज को एक बार मोड़कर उसके कोनों को बिंदु वाली रेखा पर काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है चित्र में। ये यहाँ पे इस तरह से एक चौकोर कागज़ था, वर्गाकार कागज़ था, और इसको मोड़ा गया, बीच में से फोल्ड करके ऐसे मोड़ा गया है, और कोने वाले जो साइड थे वहाँ से कैंची से दोनों तरफ काटा गया है। तो वो कह रहे हैं कि जब कागज़ को खोला जाएगा तो इस नए आकार जो बनेगा उसमें कितनी भुजाएं होंगी। तो इसलिए अपन लोग ये प्रैक्टिस अपन घर पे कर सकते हैं, कागज़ को वर्गाकार काट के फिर उसको मोड़ देंगे बीच में से और कोने वाले साइड को दोनों तरफ से काट देंगे, तो एक ऐसा डिज़ाइन ये बनेगा अष्टभुज टाइप का, 8 भुजाएं उसमें नजर आएंगी। यानी कि वो यही पूछ रहे हैं कितनी भुजाएं उसमें बनेंगी, तो ये 8 भुजाएं बनेगी, यानी कि इसका जो बी नंबर का आंसर है 8, वो इस प्रश्न का सही होगा। फिर अपन लोग देखते हैं अगला प्रश्न है, इसका जो तीसरा वाला प्रश्न है उसमें लिखा है 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, पर उनका आयतन बराबर है, उन दोनों बेलनों के आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये बताइए। तो इसमें ये चारों विकल्प दिए गए हैं, तो देखते हैं अपन लोग क्या विकल्प होगा इसमें से। तो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 रेखा है, बेलन ऐसे लाई के दोनों बेलन की जो ऊंचाइयाँ हैं वो H1 H2 मान ली, और उनकी जो रेडियस हैं, त्रिज्याएँ हैं, वो R1 R2 मान ली। तो इनका रेशियो सवाल के अकॉर्डिंग H1/H2 का मान 1/2 दे रखा है। फिर वो कहते हैं आयतन बराबर है, तो दोनों के आयतन अपन लोग बराबर रख देते हैं। पहले वाले का आयतन πr1 का स्क्वायर H1 हो जाएगा, मतलब 1 पहले के लिए है और 2 लगा हुआ है, वो दूसरे वाले आयतन के लिए काम करेंगे, तो ये πr2 का स्क्वायर H2 ये दूसरे वाले बेलन का आयतन हो जाएगा। दोनों आयतन बराबर हैं ऐसा सवाल कह रहा है अपन से। तो आयतन जब बराबर हैं तो इसका जो वैल्यू है πr1 का स्क्वायर, इसके नीचे ये नीचे इस साइड से राइट साइड से πr2 का स्क्वायर आ जाएगा नीचे, और ये H2/H1 हो जाएगा वैल्यू। अब ऐसा अपन ने क्यों किया है, क्योंकि πr1 का स्क्वायर जो होता है, बेलन का जो आधार होता है वो एक वृत्त के आकार का होता है, वृत्ताकार होता है, इसलिए मैं वृत्त का क्षेत्रफल का काम करेगा, वृत्त का क्षेत्रफल वाला फार्मूला काम करेगा वहाँ पर। तो यहाँ पे अपन लोगों ने πr1 का स्क्वायर पहले वाले वृत्त का आधार का क्षेत्रफल हो गया, और πr2 का स्क्वायर दूसरे वाले बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो गया, और ये H2/H1 हो गया। तो ये H1/H2 का मान पहले से 1/2 दे रखा है अपन को, तो H2/H1 का मान उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। यानी कि इस वाले सवाल का जो आंसर है वो सेकंड वाला है, बी नंबर का 2:1। अब अपन लोग अगले वाले प्रश्न पे आते हैं, अगले वाले प्रश्न पे पहुंचते हैं। अगले वाले प्रश्न को देखते हैं, तो वहाँ पे अपन लोग देख पा रहे हैं कि एक कंपनी ने
1996 में 17,175 गाड़ियाँ बनाई। एक रिपोर्ट के लिए इस संख्या को करीबी सैकड़े में बदल दिया गया, मतलब सैकड़े के करीब जो सैकड़े वाली संख्या है उसको सैकड़े के पास तब्दील करना है, निकटवर्ती सैकड़े में कन्वर्ट करना है, उसको बदलना है। तो रिपोर्ट में गाड़ियों की संख्या क्या दी गई थी अपन को बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले अपन ये समझते हैं करीबी सैकड़े का मतलब क्या है। अब यहाँ पे 175 लिखा हुआ है, तो बताइए 175 कितने सैकड़े के पास होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 200 के पास का दिख रहा है, 175 2 सैकड़े के पास का दिख रहा है अपन को, मतलब 200 के पास का दिख रहा है। तो इसको अपन को 175 को 200 यहाँ कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वो 2 सैकड़े के पास पहुँच जाएगा। सैकड़े वाली संख्या को अपन को उसके पास पहुँचाना है। तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, यानी कि 17,200। तो 17,200 इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है चौथे प्रश्न का, वो हो जाएगा। फिर अगले वाले पे अपन लोग आते हैं, अगले वाले प्रश्न पे आते हैं, जो 5वां प्रश्न है उसमें देखते हैं। तो 5वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि त्रिज्या 16 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाली एक ठोस गोलियां बनाई जाती हैं। गोलियों की संख्या बताइए। तो ये सिंपल सी बात है, जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो जो बड़ा वाला जो गोला है उसका आयतन पता करना होता है, और छोटे वाला गोला जो है जो बनाना है उसका आयतन पता करना होता है। बड़े वाले जो भी हिस्सा है उसका गोले के आयतन में, या जो भी चीज़ है बड़ी उसके आयतन में, छोटा वाला जो चीज़ बनाते हैं उसके आयतन का भाग दे दिया जाता है। तो अपने आप जो चीज़ बनानी है उसकी संख्या आ जाती है। जैसे कि गोलियों की संख्या यहाँ बनानी है, तो बड़े गोले का आयतन ऊपर आ जाएगा और छोटे गोले का आयतन नीचे आ जाएगा। तो बड़े गोले का आयतन के लिए अपन लोग त्रिज्या 16 काम करेगी, और छोटे गोले आयतन के लिए त्रिज्या 4 काम करेगी। तो यहाँ गोले के आयतन का फार्मूला लगा दिया, 4π/3 r², मतलब पहले वाले गोले के लिए 16 है तो 16 का क्यू हो जाएगा। फिर 4/3π, छोटे वाले गोले का रेडियस कितना है 4 का क्यू हो जाएगा। यानी कि सूत्र जो 4/3πr³ होता है, वहाँ पे अपन लोगों ने बड़े गोले के लिए 16 रख दिया और छोटे वाले गोले के लिए 4 रख दिया। जब इसे सॉल्व किया तो 64 आ गया। इसका मतलब इससे जो गोलियाँ तैयार होंगी वो 64 गोलियाँ तैयार होंगी। तो 5वें प्रश्न का जो आंसर है वो अपना डी नंबर का सही है, 64। ठीक है, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न पे जाते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। तो 6वें प्रश्न में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 3x - 7 भागित 2x = 2 लिखा है, तो x का वैल्यू पता करिए। तो ये सिंपल सी बात है कि अपन जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो भाग का चिन्ह है ये बटे में कन्वर्ट हो जाएगा। बटे भाग का मतलब एक तरह से बटे होता है। तो 3x - 7/2x हो जाएगा, = 2 हो जाएगा, मतलब लाइक ऐसा 3x - 7/2x = 2। जब इसका अपन स्लेंट मल्टीपल करेंगे 2 का इधर 2x का 2 में, तो फिर ये 4x हो जाएगा। और x वाली संख्या को जब वन साइड लेके आएंगे तो ये 4x में से ये इस साइड 3x आएंगे तो वो घट जाएंगे, तो x बचेगा। तो x की वैल्यू -7 आ जाएगी, और जो कि अपन को चाहिए थी। इन चारों ऑप्शन में से दिख रहा है कि -7 आपका ए नंबर का ऑप्शन है। तो 6वें प्रश्न का आंसर ए होगा, -7। अब अपन लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, 7 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे इस समीकरण में x² लिखा तो समीकरण गया, लेकिन x² + 7x + 12 लिखा हुआ था। यानी कोई ना कोई यहाँ पे कुछ छपने में मिस्टेक हुई है राज शिक्षा केंद्र से। उसमें कुछ हो सकता है कि यहाँ पे या तो बहुपद लिखना होगा यहाँ पे, या तो ये बहुपद लिखते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ बराबर में 0 लगाते। तो आई थिंक मैंने ये समीकरण को देखकर यहाँ बराबर में 0 लगा दिया, x² + 7x + 12, और ये बराबर 0 लगा दिया। तो समीकरण के हिसाब से यहाँ 0 आना चाहिए था बराबर में के हल। जब इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब इसके फैक्टर अपन लोग बनाएंगे, तो देखते हैं x² + 7x + 12 = 0। तो यहाँ बात अपन को ये ध्यान रखनी पड़ती है कि जब इस तरह के वर्ग समीकरणों को अपन लोग सॉल्व करते हैं तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है, जो अक्षर वाला पद है वो धन का है, तो ये जो बीच वाला जो पद है वो 2 संख्याओं के जोड़ से तैयार होता है। और अगर ये अक्षर वाला पद ऋण का है तो बीच वाली संख्या 2 पदों के अंतर से तैयार होती है। अब चूँकि ये 12 है, धन का है, तो निश्चित है कि बीच की संख्या जोड़ से बनी होगी। तो अपन को 2 संख्याएँ ऐसी चुनना है जिनका गुणा करने पर तो 12 आता हो और जोड़ करने पर 7 आता हो। तो सिंपल सी बात है, 4 और 3 होंगे। तो इस तरह से x + 3 और x + 4 में ये 2 फैक्टर में टूट जाएगा ये हिस्सा। जब इनको 0 के बराबर अपन रखेंगे तो x का वैल्यू 1 - 3 आ जाएगा और 1 - 4 आ जाएगा। यानी कि इस सवाल में जो सी नंबर का ऑप्शन है -3 और -4, ये 7वें प्रश्न का सही आंसर होगा, सही विकल्प होगा। अब 8वां प्रश्न आता है। अपन देख पा रहे हैं कि 8वां जो प्रश्न है, 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वें प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इनमें से कौन से हो सकते हैं, मतलब तो कौन से कोण एक त्रिभुज के लिए कौन से मतलब कोण त्रिभुज बना सकते हैं। तो देखते हैं, चेक करते हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो निश्चित बात है कि जब त्रिभुज की बात चलती है और कोणों की बात चलती है तो अपन को पहले से पता रहता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग करने पर 180 डिग्री आता है, ये अपन लोग जानते हैं। तो अपन देख लेते हैं कोई सा ऐसा ऑप्शन है कि जिसमें मतलब
तीनों कोणों का ये जोड़ने पर 180 आ रहा होगा, तो इसमें तो नहीं आ रहा है, ये 90 आ रहा है, यहाँ पर भी ये नहीं ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर भी ये देखो ज़्यादा हो रहा है 180 से, लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 120, 30 और 30, इस तरह से ये 180 हो रहा है। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो राइट है, डी नंबर का जो ऑप्शन है अपना वो 8वें प्रश्न का आंसर सही है। फिर अपन लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगला वाला जो प्रश्न आता है 9 नंबर का जो प्रश्न आता है उसमें लिखा हुआ है कि नरेन के बटुए में 1800 रुपये थे, उसमें से उसने एक्स घड़ी पर खर्च कर दिए एक्स रुपये और 200 रुपये खाना में खर्च कर दिए। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बटुए में बचे हुए रुपये को सही से दर्शाता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, तो पहले सवाल को समझते हैं। 1800 रुपये थे, इनमें से एक्स और 200 रुपये खर्च हुए हैं, मतलब एक्स प्लस 200 रुपये इसमें से खर्च हुए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1800 में से एक्स प्लस 200 रुपये अपन लोग घटा देंगे तो बटुए में बचे हुए पैसे आ जाएंगे। तो ऐसे 1800 में से अपन ने एक्स प्लस 200 घटा दिए जो खर्च हुए वो, तो जो बचे हुए पैसे वो बटुए के आ जाएंगे। तो ये एक्स तो माइनस का हो जाएगा और 1800 में से ये 200 घट जाएंगे तो 1600 आ जाएंगे। तो 1600 माइनस एक्स वाली कंडीशन बटुए में बचे हुए पैसे के लिए बता रहा है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है इसमें सही, तो पहला वाला ऑप्शन ये अपन देख पा रहे हैं कि 1600 माइनस एक्स जो है पहला वाला जो ऑप्शन है 9 नंबर के प्रश्न का वो सही है। अब अपन लोग अगले प्रश्न पर आते हैं, 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो 10 नंबर के प्रश्न में अपन लोग देख रहे हैं कि एक सिनेमा हॉल में 30 पंक्तियां हैं और हर एक पंक्ति में 40 सीटें लगी हुई हैं। सिनेमा हॉल में कुल मिलाकर लगभग कितनी सीटें थीं, ये पता लगाने के लिए इनमें से क्या किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि जब एक पंक्ति की संख्या दी जाती है, एक पंक्ति में सीटों की संख्या दी गई है और वो 30 पंक्तियों में पूछ रहे हैं, जब एक की चीज़ दी जाती है और ज़्यादा की पूछते हैं तो गुणा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे 30 का और 40 का गुणा होगा, मतलब एक पंक्ति में जब 40 सीट हैं तो 30 पंक्ति में कितनी होंगी, गुणा होगा 30-40 का, यानी 1200। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे बता रहा है अपन को, ये बात ये बता रहा है सी वाला। तो 10वें प्रश्न का उत्तर सी वाला हो जाएगा, 30 × 40 इक्वल टू 1200 हो जाएगा ये। तो ये वाला जो ऑप्शन है सी नंबर का वो सही है। आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं 11 नंबर का जो प्रश्न है उसमें देखते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है 11 नंबर के प्रश्न में कि गुलदस्ते में चंपा के मुकाबले गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना है। मतलब गुलाब के फूलों में 6 गुना अगर कर दें अपन लोग तब वो चंपा के फूलों की तुलना में गुलाब के फूलों की संख्या 6 गुना, यानी कि गुलाबों की फूलों की संख्या ज़्यादा है 6 गुनी किससे, चंपा से। यहाँ आर जो है गुलाब के फूलों की संख्या को बता रहा है और ये जो एल है वो चंपा के फूलों की संख्या को बता रहा है। तो इनमें से कौन सा समीकरण ऊपर दिए गए कथन का वर्णन करता है। तो देखते हैं, यहाँ पे गुलाब का आर है, आर गुलाब को बता रहा है और चंपा को जो है वो एल बता रहा है। तो अपन देख रहे हैं गुलाब के फूलों की संख्या चंपा के फूलों से 6 गुनी है, मतलब इस तरह से आर इक्वल टू 6L होगा। तो ये आर इक्वल टू 6L कौन सा दर्शा रहा है यहाँ पे, तो देख सकते हैं अपन ऑप्शन में से पहला ही वाला है। तो इस 11वें प्रश्न का पहला वाला ए नंबर का जो ऑप्शन है आर इक्वल टू 6L ये सही है। अगले वाले प्रश्न के लिए आते हैं अपन लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। तो 12वें प्रश्न में अपन देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा व्यंजक पूरी तरह से x माइनस 22 से विभाजित होता है। तो x माइनस 22 से वही इसमें से चारों विकल्पों में से विभाजित होगा जिसमें x माइनस 22 एक गुणनखंड होगा, उसी वही विभाजित होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि ये तो इसमें तो कोई गुणनखंड ये x माइनस 22 नहीं निकल सकता, इसमें भी x माइनस 22 गुणनखंड नहीं बन सकता, इसको अपन लोग इसमें भी नहीं बन सकता क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा माइनस कॉमन लेने पर। इस वाले को अपन लोग देखते हैं जरा इसके फैक्टराइजेशन करके। तो अपन देखते हैं फैक्टर जब करते हैं तो ये x यहाँ से कॉमन आ गया और इनमें से माइनस कॉमन आ गया। तो अपन देख सकते हैं x माइनस 1 और x माइनस 22, तो इसमें इस वाले में ये फैक्टर मौजूद है x माइनस 22। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा वाला जो विकल्प है सी नंबर का वो x माइनस 22 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो सी आंसर इसका 12वें क्वेश्चन का सही है। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं अपन लोग, 13वें प्रश्न पर आते हैं। तो 13वें प्रश्न पर अपन लोग देख सकते हैं कि एक पशु आश्रय घर है और उसमें 6.15 लाख रुपए एक बैन खरीदी है और आश्रय घर पहले ही उसे 1,50,000 रुपये भुगतान के रूप में दे चुका है। आश्रय घर को कितना और पैसा अधिक दान भुगतान करना बचा शेष है, ये अपन को बताना। सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट में लिखा हुआ है लाख वाला हिस्सा इधर पॉइंट में लिखा हुआ है और इधर ये पूरा डिजिट में लिखा हुआ है कम्प्लीटली 1.5 लाख। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो 1.5 लाख को अपन लोग 1.5 लाख लिख सकते हैं, लाख लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 6.15 लाख लिखा हुआ है उसमें से 1.5 लाख अपन लोग कम कर देंगे, 1,05 लिख दीजिए या 1.50 लिख दीजिए, तो एक ही बात है वो। तो अपन ने 6.15 लाख में से 1.50 लाख घटा दिए। तो जब घटाया तो क्या ऑप्शन मिला, घटाने का प्रोसेस अपन को पता है। डेसिमल की संख्या को जब अपन लोग घटाते हैं तो ये ध्यान रखते हैं
फिर डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, उसे बिल्कुल एक सीध में होनी चाहिए, तभी अपन लोग उसको सवाल को सही से घटा पाते हैं, जोड़ पाते हैं। तो यहाँ घटाने की प्रोसेस है, तो डेसिमल को अपन लोगों ने सेम प्लेस पर रखा है बिल्कुल। तो उसका जो डेसिमल है वो भी अपन लोगों ने सेम प्लेस पर नीचे लगा दिया, और जो घटाने की प्रोसेस है वो लगा दी। 5 में से 0 गया तो 5 आया, और 11 में से 5 गया तो 6 बचा, यहाँ पर फिर 5 बचा, और 5 में से 1 गया तो 4 बचा, यानी 4.65 बचा, यानी 4,65,000 रुपये यहाँ पे बचे, जैसे पॉइंट के रूप में बताया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि चौथा वाला ऑप्शन जो है डी नंबर का वो सही है। वो 4.65 लाख रुपये, यहाँ पर 4.65 लाख रुपये लिखे हुए हैं, जो 13वें प्रश्न का उत्तर सही है। अब अपन लोग देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न आता है। अगले वाले प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि 6.807 गुणित 10 पाने के लिए आप 6.807 गुणित 10 को किस संख्या से गुणा करेंगे? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 10 पर 10 चढ़ा हुआ है पावर यहाँ पर, और यहाँ 10 पर पावर 6 चढ़ा हुआ है। तो निश्चित है कि यहाँ पर 10 पे पावर अपन को 4 की आवश्यकता होगी। 10 पे पावर 4 का अगर मल्टीपल इसमें कर देंगे तो ये सेम दोनों वैल्यू हो जाएंगी। यानी 10 का पावर 4 का मीनिंग अपन जानते हैं क्या होता है, और अपन जानते हैं इसमें गुणा करने की 10 का पावर 4 चाहिए, तो ये सेम इसके बराबर हो जाएगा। और 10 का पावर 4 का मीनिंग अपन जानते हैं कि 10,000 होता है, यानी कि 1 पर 4 जीरो 10,000। 10,000 कौन सा ऑप्शन है? तो अपन देख सकते हैं कि 14वीं का जो उत्तर है वो चौथा वाला है, 10,000 लिखा हुआ है वो, यानी ये संख्या में अपन 10,000 का गुणा करेंगे तो ये संख्या पहले वाली संख्या जैसी बन जाएगी। अगली बात आती है, अगला सवाल आता है, अपन देखते हैं 15वां सवाल आता है। तो 15वें सवाल को अपन देखते हैं। इस 15वें सवाल में लिखा हुआ है कि एक त्रिभुज बना के दे रखा है इन लोगों ने। PQR एक त्रिभुज है, दिखाया गया है चित्र में, और ST और PR समांतर रेखाएं, मतलब ये दोनों ST और PR जो है समांतर रेखाएं दी गई हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या करना है वो पहले समझते हैं। QST का माप बताना है इसमें। QST कितना है यहाँ पे एंगल बनेगा ये अपन को बताना है। यहाँ पे एक एंगल 70 पहले से दे रखा है इस चित्र में, और ये 50 यहाँ पे एंगल दे रखा है पहले से। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, चलिए देखते हैं। तो पहले अब बात आती है यहाँ पे कि दो समांतर लाइनें जब इस त्रिभुज में अंदर बनी हुई हैं, तो निश्चित बात है कि इसमें समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसमें जो एंगल होते हैं उस एंगल का जो अवधारणा होती है वहाँ पे काम करेगी। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, और ये एक तिर्यकछेदी रेखा का काम कर रही है यहाँ पर। तो ये दोनों यहाँ पे बनने वाला कोण और यहाँ पे बनने वाला कोण संगत कोण होगा। और अपन जानते हैं कि जब समांतर रेखाओं को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये अगर 70 का होगा तो यहाँ भी 70 डिग्री का कोण बनेगा, इस तरह से देख पा रहे हैं अपन लोग। और यहाँ पे 50 का ऑलरेडी पहले से चित्र में दे ही रखा है अपन को, और यहाँ पे ट्रायंगल बना हुआ है STQ। इस ट्रायंगल में अपन लोग देखते हैं तो जब एक कोण 70 का आ गया इसमें, एक 50 का ऑलरेडी दिया हुआ था, तो अपन जान रहे हैं कि 120 हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसके वजह से बचा कितना, 60 और बचा। तो ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि जो अपन लोग चाहते थे QST वो एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें जो ऑप्शन है बी नंबर का 60 डिग्री वो सही है। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं, 16वें प्रश्न पर आते हैं। तो यहाँ 16वें प्रश्न पर अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें लिखा हुआ है कि एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, और अगर व्यास की बात कर रहे हैं वो 14 सेंटीमीटर है व्यास, तो रेडियस निश्चित इससे हाफ होगी, यानी कि 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आर का मान 7 है यहाँ पर। इसकी जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हाइट है h उसका मान 10 सेंटीमीटर है। तो इस बेलन का अपन को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता कर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बेलन का अपन को पता करना है। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो उसमें वक्र पृष्ठ भी शामिल रहता है, और जो समतल पृष्ठ रहते हैं दो वृत्ताकार वो भी इसमें ऐड रहते हैं, यानी कि ये 2πr और कोष्टक में r+h, ये इस तरह से फार्मूला तैयार होता है। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और जब सॉल्व करके देखा तो 748 आया। इसमें से जो ऑप्शन है 748 सेंटीमीटर वर्ग, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ है। तो इस वाले 16वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का होगा। आगे बढ़ते हैं और अपन देखते हैं 17वां क्वेश्चन आता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक बस में कुल यात्री का 1/3 यात्री खड़े हुए हैं और बाकी के 60 यात्री बैठे हुए हैं। बस में कितने यात्री हैं ये अपन को बताना। तो सिंपल सी बात है कि बस में कुल यात्री का 1/3, तो कुल यात्री कितने हैं ये अपन लोग सपोज कर लेते हैं। मान लिया कि बल में जो बस थी उसमें कुल लोग x थे और उनका 1/3 पर जो हिस्सा है वो खड़ा था। तो अपन देख पा रहे हैं कि जब कुल लोगों में से अगर अपन लोगों ने खड़े हुए लोगों को घटा दिया तो निश्चित है कि वो बैठे हुए लोग ही आएंगे। तो ये अपन देख सकते हैं, जब समीकरण में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे होगा, देखो
कुल व्यक्तियों में से अपन लोगों ने ये उसके 1/3 हिस्से वाले जो लोग थे जो खड़े हुए उनको घटा दिया, तो वो 60 के बराबर आना चाहिए क्योंकि 60 लोग बैठे हुए हैं। तो जब फिर सॉल्व किया अपन लोगों ने लघुत्तम लेकर, 3 का यहाँ गुणा कर दिया, 3 का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो 3x में से 1x गया तो 2x बचा यहाँ पर, ये 60, 180 बन जाएंगे 3 का गुणा करके, और 2 का जब भाग जाएगा तो 90। तो इसका मतलब ये है कि उस बस में 90 यात्री बैठे हुए थे, मतलब 90 यात्री कुल बस में थे, जिनमें से 1/3 हिस्सा जो था वो खड़े हुए थे और बाकी 60 बैठे हुए थे। तो इस तरह से अपन ने ये चारों ऑप्शन में से 90 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। फिर अगला वाला आता है एक क्वेश्चन, ये पैटर्न वाला आया है। पैटर्न में नेक्स्ट पैटर्न को अपन को काउंट करना होता है, नेक्स्ट पैटर्न को अपन को गैस करना होता है कि अगला वाला पैटर्न क्या आएगा, या फिर और कोई बात रहती है पैटर्न में, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे डिज़ाइन बनाई गई है और लिख रहा है कि पहली आकृति में 1 बिंदु बना हुआ है और दूसरी आकृति में 5 बिंदु बने हुए हैं और तीसरी आकृति में इस तरह से और बिंदुओं की मात्रा बढ़ती जा रही है। आकृति 4 में और बिंदु बन गए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि अगले इस पैटर्न को अगर आगे बढ़ाया जाए, मतलब आकृति 4 के बाद आकृति 5 बनाई जाए, तो उसमें कितना अंतर आएगा जो बिंदु बन रहा है 4 में और इसमें। तो पहले अपन को ये पता करना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। अगर पैटर्न अपन ढंग से काउंट नहीं कर पाएंगे तो अपन लोग अंतर भी नहीं देख पाएंगे, 5वीं आकृति में कितने बिंदु बनेंगे और चौथी आकृति में कितने बिंदु हैं अपने पास। तो अपन यहाँ देखते हैं इसकी एक पैटर्न यहाँ पे डिज़ाइन हो रहा है, दिख रहा है साफ साफ, जिसमें नंबर इससे जुड़ते जा रहे हैं और लास्ट वाला जो नंबर है उसमें वर्ग होके जुड़ रहा है, मतलब 0 + 1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1। ओके, 1 आ रहा है इसमें, देखो ये बिंदु। फिर ये 0 + 1 + 2 का स्क्वायर, तो ये 2 जो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, तो 5 आ गया, मतलब 5 पॉइंट आ गया यहाँ पे। फिर ये 0 + 1 + 2 + 3 का स्क्वायर आ गया, यानी कि जब 3 का स्क्वायर 9, 2 11 और 1 12, यानी कि 12 आ जाएगा, तो 12 बिंदु इसके अंदर आ रहा है। ऐसे यहाँ पर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 का स्क्वायर, मतलब ये पैटर्न चल रहा है, तो ये 22 आ गया ऐड होकर, तो 22 बिंदु इसके अंदर। फिर अगला वाला करेंगे तो वो 5वें वर्ग हो जाएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का स्क्वायर, यानी 35 हो जाएंगे। तो ये अगले वाले पैटर्न में 35 बिंदु आएंगे। लेकिन सवाल अपन से ये पूछ रहा है कि जो 5वीं आकृति बनेगी उसमें और चौथी आकृति में कितने बिंदुओं का अंदर। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 22 बिंदु बन रहे हैं और इसमें 35 बिंदु बन रहे हैं, तो इसमें 13 बिंदुओं का अंतर आएगा, सब दिख रहा है, अंतर करेंगे अपन लोग। तो यहाँ पे तो इस सवाल का आंसर बी नंबर का सही होगा। सवाल नंबर जो 18 है उसका बी नंबर का आंसर सही है, 13। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 लोग हैं, एक अतुल है, जॉन है, बिन्नी है और अलेक्जेंडर है। ये 4 लोग हैं, इनके पास समान लंबाई की रस्सियाँ हैं चारों के पास। फिर इन्हें टुकड़े किस तरह से करते हैं रस्सियों के। अब अतुल ने अपनी रस्सी के 6 समान भाग कर दिए, जॉन ने अपनी रस्सी के 3 समान भाग कर दिए, बिन्नी ने अपनी रस्सी के 5 समान भाग कर दिए। अब यहाँ पे सिकंदर लिखा हुआ था, तो चूँकि सिकंदर तो कोई इसमें पहले था नहीं, अलेक्जेंडर था, तो यहाँ पे अलेक्जेंडर होना चाहिए सिकंदर की जगह, तो यहाँ सिकंदर को काट के अपन ने अलेक्जेंडर लिख दिया। तो अलेक्जेंडर ने अपनी रस्सी के 4 हिस्से कर दिए। तो इसमें ये बात आती है कि रस्सी जब सेम है और टुकड़े उसके ये कर रहे हैं लोग, तो जो जितना कम टुकड़े करेगा उस रस्सी के वो उतनी ज़्यादा लंबाई का होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने डिज़ाइन भी बना के रखा है, बराबर रस्सी सबकी ले ली है और जो सवाल में जैसे उन्होंने कहा है वैसा कर दिया है। साफ साफ दिख रहा है कि जो जॉन है उसके जो टुकड़े हैं वो 2 सबसे बड़े हैं, सब में दिख रहा होगा उसके। और सिंपल सी बात है कि जो सबसे कम टुकड़े करेगा उस रस्सी के वही सबसे ज़्यादा लंबाई वाले टुकड़े होंगे। तो जॉन वाली बात यहाँ पे सही आती है। सबसे लंबी रस्सी का टुकड़ा किसके पास है, तो चारों ऑप्शन में से क्लियर हो गया है कि वो जॉन के पास है। तो इसका 19वें प्रश्न का उत्तर बी नंबर का जो प्रश्न है, बी नंबर का जो उत्तर है वो सही है। आगे चलते हैं अपन लोग 20वें प्रश्न को देखते हैं। 20वें प्रश्न में हमें देख रहे हैं कि जिस वृत्त की परिधि 9 पाई सेंटीमीटर है उसका व्यास क्या होगा, व्यास पता करना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहले सवाल को समझते हैं, तो अवधारणा को जानते हैं। तो वृत्त की परिधि अपन लोग जानते हैं कि 2πr होती है, 2πr का मान 9 पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2r का मान 9 आएगा। और अपन जानते हैं 2r ही तो व्यास होता है, r का डबल, r का दुगना होता है, वही तो व्यास होता है। तो 2r का मान 9 आ गया, इसका मतलब इसका व्यास 9 आ गया। तो इन चारों ऑप्शन में से ये डी नंबर का जो ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, इस 20वें प्रश्न का उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक डिज़ाइन आई है यहाँ पर और डिज़ाइन में लिखा हुआ है कि नीचे दी गई रेलवे ट्रैक की व्यवस्था को डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। इस तरह से जब 2 पटरियाँ साथ में चलती हैं और उसको 2 पटरियाँ काट जाती हैं बीच में से, तो जो चौकोर टाइप का एक डिज़ाइन बनता है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि इनमें से कौन सा ट्रैक बन के लंबत है। जो ट्रैक 1 है, इसमें 4 ट्रैक बने हुए हैं, एक ट्रैक 1 है, एक ट्रैक 2 है, 3 है, 4 है। तो जो ट्रैक 1 है उसकी लंबत कौन कौन से ट्रैक हैं, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सवाल में, चित्र में दिख रहा है कि लंबत का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो।
तो अपन ट्रैक 1 के साथ देखो, एक तो ये 2 बना रहा है यहाँ 90 डिग्री का एंगल इस जगह पे, और ये 1 के साथ ट्रैक 4 बना रहा है 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब ये दोनों ही ट्रैक 2 और ट्रैक 4 जो हैं इसके लंबवत हैं। तो यहाँ आंसर कौन सा सही होगा? इसी नंबर का आंसर सही होगा, केवल ट्रैक 2 और ट्रैक 4 इस पहले वाले ट्रैक के लंबवत हैं। तो इस तरह से 21वें प्रश्न का उत्तर आपका सी नंबर का होगा। फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन 22 नंबर का जो प्रश्न उसमें लिखा है, नीचे दिखाए गए समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या है। एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल अपन को फाइंड आउट करना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। सब दिख रहा है कि इसकी एक भुजा का 7 सेंटीमीटर लंबी है और एक भुजा इसकी 5 सेंटीमीटर लंबी है और इसकी हाइट भी 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो निश्चित है कि समांतर चतुर्भुज का जब क्षेत्रफल पता करते हैं तो उसका फार्मूला सिंपल सा रहता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार का काम कौन 7 कर देगा ये, और ऊंचाई का काम कौन कर देगा ये 4 कर देगा। तो 7 का 4 का गुणा करेंगे तो 28 सेंटीमीटर वर्ग। तो इस तरह से इस समांतर चतुर्भुज PQRS का जो क्षेत्रफल है वो 28 सेंटीमीटर वर्ग आ जाएगा, जो कि आंसर नंबर सी नंबर का जो आंसर है वो सही है, 28 सेंटीमीटर वर्ग इस 22वें प्रश्न का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला प्रश्न आता है और 23वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें 23 नंबर का जो प्रश्न है उसमें लिखा है कि 3 असमान वृत्त दिखाए गए हैं, आपको दिख रहे होंगे चित्र में इधर, और जो एक दूसरे को छू रहे हैं, हाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को। इन वृत्तों के केंद्र PQR हैं, तो PQR इसके केंद्र हैं तीनों के। इन केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिकोण बना है या त्रिभुज बना है। तो त्रिकोण बना हुआ है तीनों केंद्रों को मिलाने पर। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो त्रिकोण बना हुआ है वो कौन है, वो कैसा है, उसका सही नाम इनमें से कौन होगा, चारों में से, चारों ऑप्शन में से। तो एक सिंपल सी बात है कि जब चारों जो वृत्त हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं के हैं, अलग अलग साइज़ के वृत्त हैं, तो उनकी त्रिज्याएँ भी अलग अलग होंगी। जब त्रिज्याएँ अलग अलग होंगी तो उनका जो रेडियस, त्रिज्या अलग होने पर जो अपन केंद्र मिलाएंगे तो जो दूरियाँ हों उन केंद्रों के बीच की दूरियाँ, अर्थात ये भुजाएँ जो इसकी बनेगी PQR की, वो भुजाएँ भी डिफरेंट होंगी। यानी कि जब डिफरेंट भुजाएँ जब किसी त्रिभुज में रहती हैं तो वो कौन होता है, वो विषमबाहु होता है, या विषमभुज कह सकते हैं उसको अपन लोग। तो ये पहला वाला आंसर सही है, विषमभुज त्रिकोण। ठीक है, तो इस तरह से ये 23वें प्रश्न का जो उत्तर है वो ए नंबर का सही है। आगे बढ़ते हैं और अपन 24वें प्रश्न को देखते हैं। तो 24वें प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि लूसी के पास 50 बिस्किट हैं और इनमें से उसने 15 सरिता को और 10 सलीम को दे दिए। लूसी के पास पहले के बिस्किट का कुल कितना प्रतिशत भाग बचा। मतलब ये 15 बिस्किट जो थे वो सरिता को दे दिए और 10 सलीम को दे दिए। तो जो बचे हुए बिस्कुट हैं वो पहले जो बिस्कुट थे उसके पास उसका कितना % बचा है। तो ये सिंपल सी बात है कि लूसी के पास जो बिस्किट बचे हैं इसका 15 और ये 10 देने के बाद ये सिंपल दिख रहा है कि 50 में से ये 15 + 10 हम लोग कम कर देंगे तो ये 25 बचेंगे। तो हमको ये बताना है कि 25 पहले वाले 50 का कितना % है। तो 25/50 हो जाएगा, इंटू जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का गुणा करके प्रतिशत का साइन लगा देते हैं, तो ये 25 से कट जाएगा, 50 से 50 दूनी 100 हो जाएगा और 25 दूनी 50। तो ये इस तरह बचा हुआ जो बिस्किट है लूसी के पास पहले की तुलना में वो 50% बचा। तो इस तरह से इस वाले जो 24वें प्रश्न का उत्तर है वो डी नंबर का सही है, 50% या 50%। फिर अगला प्रश्न आता है 25 नंबर का जो प्रश्न है वो, इस आयत का परिमाप। अब आयत तो सिंपल सी बात है कि जब आयत की बात चलती है और उसमें आयत में लंबाई 12 दे रखी है और चौड़ाई 6 दे रखी है और वो चाहते हैं कि इसका परिमाप बताइए। तो सिंपल सी बात है कि इसमें 2 लंबाइयाँ रहती हैं और 2 चौड़ाई रहती है। जब परिमाप की बात चलेगी तो 2 लंबाई + 2 चौड़ाई, ये परिमाप का सूत्र होता है, अपन लोग जानते हैं। तो लंबाई का दूना कर देंगे यानी 12 दूनी 24 हो जाएगा और चौड़ाई का दूना कर देंगे यानी 6 दूनी 12 हो जाएगा। 24 और 12 जोड़ेंगे 36 आ जाएगा, यानी कि इसका जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर का जो ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर वो यहाँ सही है 25वें प्रश्न का। फिर आगे आते हैं अपन लोग, अपन देखते हैं 26वां प्रश्न आता है। 26वें प्रश्न में हमने देखा किसी वस्तु के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि किसी संख्या के आधे को 16 से गुणा करने पर 136 गुणनफल मिलता है, वह संख्या इनमें से कौन सी होगी। तो अपन सपोज कर लेते हैं कि वो x है। तो x के जब आधे को 16 से गुणा करेंगे तो x के संख्या अपन ने x मान ली, x के आधे का 16 से गुणा करेंगे तो कितना मिलता है अपन को, 136 मिलता है। तो इसे अपन समीकरण में बदल लिया, इस बात को, इस भाषा को समीकरण में बदला। तो ये जब यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ पे पहुँच जाएगा, 16 नीचे आ जाएगा, आपस में ये कट जाएंगे और कटने के बाद x का मान कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस तरह से अपन देख रहे हैं x की वैल्यू 17 आ जाएगी। यानी इस सवाल का जो कह सकते हैं अपन लोग छब्बीस प्रश्न का जो आंसर है वो सी नंबर का सही है 17।
अपन देख पा रहे हैं कि अगला वाला जो प्रश्न है वो 27वें नंबर का जो प्रश्न है उसको देखते हैं अपन लोग। इसमें लिखा हुआ है कि एक होटल के 3 कर्मचारी हैं, एक का नाम टीना है, एक का नाम रोमा है और बीना है। इनको 48 रुपये बख्शीश के रूप में दिए हैं। तो ये 48 रुपये इन तीनों ने आपस में बांट लिए। अब वो कैसे बांट लिए वो देखिए, टीना को रोमा से 3 गुना मिला और बीना को रोमा से 4 गुना मिला। मतलब रोमा से मिल रहे हैं तो रोमा का पैसा अपन लोग मान लेते हैं, रोमा का जो पैसा है वो कितना रोमा को मिला, अपन लोग सपोज कर लेते हैं कि वो x है और इसमें बताना ये है कि बीना को कितना पैसा मिला। तो ये टीना है, ये रोमा है, ये बीना है और कुल पैसा है 48 रुपये यहाँ पर। तो रोमा को x रुपये मिले क्योंकि टीना को रोमा से तिगने मिलते हैं, तो टीना को रोमा से तिगने मतलब 3x हो जाएंगे और बीना को रोमा से चौगने यानी कि 4x हो जाएंगे बीना के। और सबका टोटल कितना होगा, क्योंकि कुल पैसे कितने 48 रुपये हैं, तो इन सबका योग अपन लोग 48 लिख देंगे। जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब आप जिसका चाहो उसका निकाल लीजिए। तो बीना का अपन को निकालना है, तो यहाँ पे जो बीना की राशि है वो 4x है, तो x का मान 6 जब यहाँ रखेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यानी कि जो डी नंबर का ऑप्शन है वो सही है। 27वें प्रश्न का उत्तर डी नंबर का जो ऑप्शन 24 है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक 28वां प्रश्न जो है वो ABCD एक वर्ग है और 4 वृत्तों PQRS के केंद्र एक वर्ग के चारों कोने हैं। प्रत्येक वृत्त वर्ग को छू रहा है और अन्य 2 वृत्तों को भी छू रहा है। मतलब इस तरह से बात की गई है कि PQRS वृत्त के जो केंद्र हैं वो अंदर और बाहर से एक वर्ग बना हुआ है जो उनको टच करता हुआ बनाया गया है। अब बात ये आती है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 4 कथन दे रखे हैं कि PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/2 है, PQRS का क्षेत्रफल ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 है, PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप से दुगना है, PQRS का परिमाप ABCD के परिमाप का 1/4 है। तो बात ये आती है, पहले तो ये देखते हैं अपन लोग अंदर जो बना हुआ है एक वृत्त, इनको केंद्रों को मिलाने पर एक बना हुआ है जो वर्ग, वो वाला वृत्त के अंदर, और एक बाहर साइड बना हुआ है। एक तो केंद्रों को मिलाने पर वर्ग बना हुआ है और एक बाहर साइड टच करता हुआ वर्ग बना हुआ है। तो अपन को बड़ा वाला जो वर्ग है वो साफ साफ दिख रहा है कि बड़े वाले वर्ग की जो भुजा है वो इस वाले वर्ग की भुजा से दुगनी है। ये साफ साफ अपन को यहाँ पे दिख रहा है ना। इसकी जो भुजा है वो इसकी आधी है, मतलब इसकी जो भुजा है वो ये पूरे AB की भुजा से, AB के मान से आधी है। दिख रहा है ये आपको PQ का मान, क्योंकि रेडियस यहाँ पे देखो कम हो गई है, यहाँ पे रेडियस कम हो गई और यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ 4 रेडियस का बराबर है ये और 2 रेडियस के बराबर इसकी जो भुजा बन रही है, यानी कि ये इस वाली भुजा का हाफ है। तो PQRS की जो भुजा है वो 1/2 है, किसकी ABCD की भुजा की, वर्ग ABCD की भुजा की हाफ है। तो अपन जानते हैं कि इनका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो भुजा का वर्ग ही होता है। तो अगर PQRS का क्षेत्रफल अपन लगाएंगे तो इसकी जो भुजा का वर्ग होगा और इसका वर्ग जब करेंगे तो 1/2 का वर्ग कितना आएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि PQRS का जो क्षेत्रफल है वो ABCD के क्षेत्रफल का 1/4 गुना होगा। यानी कि B नंबर का जो आंसर है वो सही है। कौन से प्रश्न का, इस 28वें प्रश्न का उत्तर B नंबर का सही है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग 29वें नंबर का प्रश्न आता है। 29वें नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि चित्र में चिन्हित किए गए क्वेश्चन मार्क पे जो कोण बना हुआ है उसका मान क्या होगा ये बताना है। तो ये त्रिभुज बना हुआ है और एक बाहर साइड एक कोण बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं जब त्रिभुज की किसी भुजा को एक को बढ़ाते हैं तो जो कोण वहाँ बनता है उसे अपन लोग बहिष्ठ कोण कहते हैं और उसमें बहिष्ठ कोण प्रमेय लागू होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम जानते हैं कि ये क्या होती है बहिष्ठ कोण प्रमेय। ये प्रमेय ये होती है किसी त्रिभुज में अगर बहिष्ठ कोण का मान जो होता है उससे जो अंदर है सुदूर अंतः कोण है, जैसे इसमें 30 और 80 हैं, उनके योग के बराबर होगा। दैट मीन्स अगर 30 को और 80 को जोड़ा जाएगा तो 110 आएगा, यानी इस बहिष्ठ कोण का मान 110 होगा, जो कि इसका जो विकल्प है चौथा वाला डी नंबर का सही होगा। यानी कि 29वें प्रश्न का उत्तर ये डी नंबर का सही है। अब अगला प्रश्न आता है, 30वें नंबर का प्रश्न आता है। इस 30वें नंबर के प्रश्न को अपन लोग देखते हैं। तो इसमें एक कोण लिखा हुआ है और उसका संपूरक कोण बिल्कुल समान है, ऐसा कह रहे हैं। तो अपन को पहले ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोण होते क्या हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका योग करने पर 180 डिग्री आता है वो संपूरक कोण होते हैं। तो निश्चित है कि एक अगर x मान लिया जाएगा तो दूसरा वाला जो कोण है वो 180 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं कि एक कोण उसका संपूरक कोण बराबर है। इस बात को समीकरण में तब्दील करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस बात को एक कोण उसका संपूरक, तो वो कोण x मान लिया और उसका संपूरक 180 माइनस x हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, सवाल में कहा जा रहा है बिल्कुल समान है। जब बराबर इनको रखा तो x की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर ऐड होकर, ये इधर जगह है x तो 2x हो गया। तो x की वैल्यू निकाली तो 2 का भाग इसमें 180 में जाएगा 90 आएगा, यानी x का मान 90 आया। तो कहने का मतलब ये कि वो कोण 90 है जो उसका संपूरक, यानी 90 कोण है और वो संपूरक भी उसका 90 ही होगा। तो यहाँ पे पूछा गया चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो तीसरे वाले प्रश्न का उत्तर जो बी नंबर का है वो 90 डिग्री वो सही है।
अब 31 नंबर का प्रश्न आता है, उस वर्ग का परिमाप लिखिए जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सिंपल सी बात है कि वर्ग का परिमाप बताना है और एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग में चूंकि 4 भुजाएं होती हैं बराबर बराबर, यानी वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4 गुणित भुजा होता है। जैसा यहाँ दिखाया गया वर्ग का जो परिमाप है 4 गुणित भुजा होता है, और भुजा का मान चूंकि 5 है तो 5 चौके 20 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि 20 इस वाले वर्ग का जो है परिमाप वो आएगा, यानी तीसरे प्रश्न का उत्तर जो 80 नंबर का 20 सेंटीमीटर वो सही है। चलिए आगे आते हैं और अगला वाला प्रश्न देखते हैं, जिसको 32 नंबर का प्रश्न है वो देखते हैं। इस तालिका में तालिका को देखें तो देख रहे हैं अपन तालिका को कि किसका मीनिंग क्या है। 1 पे घात 1 का मतलब 3 है, 3 पे घात 2 का मतलब 9 है, 3 पे घात 3 का मतलब 27 है, 3 पे घात 4 का मतलब 81 होता भी है। 3 का 5 बार गुणा करेंगे 243 आएगा। 3 पे घात 6 मतलब 3 का 6 बार अपन लोग लिखकर गुणा करेंगे 729 आएगा। ये बताया गया सिंबॉलिकली, इसको ऐसे ले सकते हैं। अब वो नीचे कह रहे हैं कि 81 और 729 के मान को 3 के घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये आप बता दीजिए। तो अपन सिंपल सी बात है कि 81 और 729 को अपन जब लिखेंगे तो 81 का मान 3 पे घात 4 है और 729 का मान 3 पे घात 6 है। तो जब इनको लिखा मल्टीपल में और ऐड किया तो 3 पे पावर 10 आ गया। तो 3 पे पावर 10 वाला कौन सा वैल्यू है, तो इन चारों में से ए नंबर का जो है वो 3 पे घात 10 वाला वैल्यू है। तो इसका अर्थ इस संख्या को अपन लोग 3 पे घात 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो 32वें प्रश्न का उत्तर जो है ए नंबर का सही है। अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग 33 नंबर का जो प्रश्न आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जिस अर्धव्यास का अर्धवृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका परिमाप क्या होगा ये अपन से पूछ रहे हैं। तो निश्चित बात है कि जब किसी का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसकी जो रेडियस है वो आधी हो जाएगी, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चूंकि अपन देख रहे हैं कि अर्धव्यास की बात चल रही है तो अपन जानते हैं कि पूरा जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो आधा जो हिस्सा जब इसका बचा है परिधि का तो 2πr की जगह वो πr रह जाएगा और ये दोनों रेडियस में लेंगे तो ये चारों जब परिमाप अपन निकालेंगे तो आर जुड़ के 2r हो जाएगा, 2r प्लस πr, यानी कि अर्धवृत्त का जो परिमाप है वो 2r प्लस πr होगा। तो 2r का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है अपना व्यास, और पाई का मान अपन जानते पाई लिख देंगे और आर का वैल्यू अपना 3.5 है। तो 3.5 पाई प्लस 7 ये जो है डिज़ाइन ये अर्धवृत्त का परिमाप का होगा। तो इसमें से कौन सा वाला इससे मैच कर रहा है, तो अपन देख पा रहे हैं कि 33 नंबर का जो प्रश्न है वो बी नंबर का सही है, 3.5 पाई प्लस 7 सेंटीमीटर। अगले वाले प्रश्न पर आते हैं। अपन देख सकते हैं यहाँ पर अगला वाला प्रश्न है जो 34वां प्रश्न है वो देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि बरका ने एक बैंक से 1000 रुपये की राशि जमा की और आधे वार्षिक ब्याज की दर से 8% का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इनमें से कौन सी राशि उसे 2 साल बाद मिलेगी। तो 2 साल बाद जो राशि मिलेगी एक तरह से वो एक मिश्र धन होता है। तो वहाँ पे मिश्र धन का सूत्र अपन को यूज़ करना पड़ेगा। ये जैसे ये लिखा हुआ है ए बराबर पी कोष्टक में 1 + r/100 की पावर n। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि अर्धवार्षिक वाली गणना बात चल रही है। जब भी सवाल में अर्धवार्षिक की गणना पे काम होता है तो जो समय होता है वो दुगना हो जाता है और जो दर होती है वो आधी हो जाती है। तो ये दर जो 8% दिख रही है आपको वो कितनी 4 रह जाएगी और जो समय आपको 2 साल लग रहा है वो 4 साल हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर जब ये वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका ब्याज की अर्धवार्षिक की गणना से दर आधी और समय दुगना हो जाता है। तो ये वैल्यू आपकी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। पी की वैल्यू यहाँ पे 1000 हो जाएगी और ये 1 + 4/1000 की पावर 4। तो ये वाला जो आंसर है इसका 34वें प्रश्न का वो बी नंबर का सही होगा। अगला वाला प्रश्न आता है जैसे अपन लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि 35 नंबर का जो प्रश्न आता है उसको देखते हैं। तो 35 नंबर के प्रश्न में अपन देख पा रहे हैं कि गंगू ने श्रीमती मेहता को 1/4 किलोग्राम और श्रीमती शर्मा को 2/3 किलोग्राम टमाटर बेचे। तो गंगू ने कुल कितने टमाटर बेचे। तो एक तरह से देख पा रहे हैं कि ये भिन्न वाले सवाल हैं और 1/4 भिन्न जो है और 2/5 भिन्न, इसको अपन को जोड़ना है। तो जब 1/4 और 2/5 को जोड़ेंगे तो 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 20 आएगा। फिर 4 का भाग 20 में देंगे तो 5 बार जाएगा, 4 × 5 = 20 और 5 का 1 में गुणा करेंगे 5 × 5। फिर जब 5 का भाग अपन लोग 20 में देंगे 5 के 20 4 बार जाएगा, 4 का 2 में गुणा करेंगे 4 दूनी 8। इस तरह से 5 और 8 जुड़ जाएंगे 13 आएंगे और 13/20। तो इस तरह से 13/20 इसका जो है ऐड हो जाएगा, कुल जोड़ इसका 13/20 आएगा। तो उसमें से अपन देख सकते हैं कि 13/20 किलोग्राम ये 35वें प्रश्न का बी नंबर का उत्तर सही है। तो देखा इस तरह से अपन लोगों ने ये जो अभ्यास 10वीं का अभ्यास गणित का पेपर जो आया है अभ्यास के लिए NAS के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, तो इसका अपन लोगों ने जब अवलोकन किया तो 35 प्रश्न अपन लोगों ने आज सॉल्व किए। तो निश्चित है कि आपको समझ में आए होंगे और आप एक बार इसको जब देखेंगे पूरी वीडियो को तो आपको ये प्रश्न सभी आसानी से समझ में आ जाएंगे। और इस तरह की अवधारणा और सवालों में आपको जब मिलेगी, जब जो NAS का पेपर होगा फाइनली, तो उसमें आपको जो मिलेगी तो वो सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। अब जो अगले 35 प्रश्न है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और अगली वीडियो में फिर से मैं आपको अवधारणाओं के साथ ये बचे हुए
35 प्रश्न उसमें सॉल्व कराऊंगा अगले दिन। तो धन्यवाद साथियों। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल का नाम है लर्निंग मैथ सोइजी अनमोल, और उसे शेयर करें और वीडियो अपने साथियों को भेजें, जिससे वो भी इन NAS के जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके अभ्यास वाले प्रश्नों को समझ सकें, उनकी अवधारणाओं के साथ उनके सही विकल्प चुन सकें। धन्यवाद।